वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। मुंबई में जिस इंडिया की बैठक में एनसीपी नेता शरद पवार को खास अहमियत मिलनी थी, वे टीएमसी की नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिलती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र की इस सियासत में इस बात का यकीन करना संभव नहीं होगा कि वास्तव में इंडिया की बैठक की धुरी शरद पवार नहीं है, लेकिन बदलते सियासी समीकरणों में यही हालात नजर आ रहे हैं। शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत में उस चक्रव्यूह में उलझते दिख रहे हैं जिसे बीजेपी ने तैयार किया है। आज इंडिया में सबसे ज्यादा असमंजस किसी दल को लेकर है तो वह शरद पवार के उस धड़े को लेकर है जिसे एनसीपी कहा जा रहा है। और एनसीपी वास्तव में किसके से लेकर भी असमंजस बना हुआ है, और इसी पर आज हमारी खास ये चर्चा रहेगी, क्योंकि लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि शरद पवार की गुगली में भारतीय जनता पार्टी उलझ रही है, लेकिन यहाँ कुछ तस्वीरें उलट हैं, कुछ और बयां कर रही है। और संयोजक का एक जो पद है इंडिया का, उसे लेकर भी जो असमंजस है वो बना हुआ है। हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ तपोस पाल जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, एनसीपी प्रवक्ता हैं अजित पवार गुट के। और हमारे साथ डॉक्टर सीमा मलिक है, प्रवक्ता है एनसीपी शरद पवार गुट। देखिए वहाँ पर भी अब दो गुट आज कल लगातार दिख रहे हैं, एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजित पवार। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, लगातार इंडिया को लेकर बात चल रही थी, लेकिन जब से आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी ने मना की कि संयोजक का पद मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि एकता चाहिए, उसके बाद से बहुत सारे असमंजस दिख रहे हैं। लेकिन उसके उलट अगर महाराष्ट्र में हम देखें, जहां इंडिया की बैठक है, वहां पर जो एनसीपी सबसे मजबूत गठबंधन आपके साथ था, शरद पवार सबसे बड़ा चेहरा आपके साथ थे, वहीं पर असमंजस दिख रहा है, वहीं पर आपसी खींचतान वहां चली रही थी। देखिए संजय जी, कोई खींचतान नहीं थी। फिर मैं कहूंगा कि ये भाजपा जनित जो है एक अफवाह है, और एक जैसे वो लोग एक अफवाह फैलाते हैं या एक माहौल क्रिएट करते हैं। बहुत सारी चीजें, ये गठबंधन बनने के पहले बहुत सारी बातें हुई। जब पहली बैठक हुई पटना में, मीडिया ने चलाया ये नहीं जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। फिर शरद पवार जी को कहा गया, हमारे ब्रिजमोहन जी हैं, इन्होंने बड़े जोर शोर से, तब ये वो शरद पवार वाले गुट में थे, मतलब शरद पवार जी की एनसीपी में थे, तब इन्होंने बड़े जोर शोर से कहा नहीं शरद पवार जी नहीं जाएंगे। हमने इनसे कहा कि जाएंगे, और गए वो। आज आप देखिए कि दो अलग अलग गुट बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर दो गुट हैं तो एक गुट तो एनडीए के साथ है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब रही बात संयोजक की या जो है नियमियत की, या जो है जिस तरीके की बातें हो रही है, स्पष्ट है कि कोई भी कंफ्यूजन अंदर है ही नहीं, बाहर है। अंदर एक जो है हमारा एक लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे मिथक बनाए और बहुत सारे मिथक को क्रिएट किया, बहुत सारे झूठ बोले, बहुत सारे वादे किए जिनको पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा जो है अजीत पवार चोट्टा है, उसके बाद अजीत पवार को मिला लेते हैं। तो ये सब जो गुमराह करने वाली बातें हैं, हम इसके खिलाफ। लेकिन आप देखिए ना संदीप, आप अगर देखेंगे, आप खुद देखें, शरद पवार जी लगातार कह रहे हैं कि एनसीपी टूटी नहीं है, एनसीपी तो अभी भी एक है। जी, हम आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। जो अभी आपने बात कही, देखिए अभी आपने बड़ी बात कही कि अभी तक भाजपा गुगली में शरद पवार जी की फंसती रही। हाँ, तो देखिए साहब, फिर मैं बता नहीं, अभी तो शरद पवार जी फंसते दिख रहे हैं। नहीं, कोई नहीं फंस रहा। फिर मैं कह रहा हूँ इंतजार करिए। हाँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर वो ये कह रहे हैं कि अजीत पवार उनके भतीजे हैं और वो कह रहे हैं कि चाचा जी हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बीच वाले सावधान हो जाएं, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। आपके लिए वही कहावत चरितार्थ होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी आप ही से गठबंधन से अलग हो जाएं और वहां पे अजीत दादा के साथ सब चला जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है। शरद संजय जी, शरद पवार जी वो नेता हैं जो है एक चाणक्य की भूमिका अदा करते हैं, और उनको ये पता है कि हम जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बात करके आज अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रख रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स को कर रहे हैं, उसको मरने नहीं देंगे। उनको ये पता है कि आज जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। चलिए, मैं डॉक्टर सीमा मलिक से ले लेता हूँ। डॉक्टर सीमा मलिक भी है, संदीप आपके पास आऊंगा उसके बाद। लास्ट पॉइंट। हाँ, बोलिए। उनको ये पता है कि महाराष्ट्र के कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट
इस गुजराती लॉबी ने उठाकर गुजरात लेके चले गए, जो है लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में लगने थे, उसको गुजराती लॉबी उठा ले गई, जो है गुजरात में। संदीप जी, जितना आप कह रहे हैं ना, उसे लेकर भी अभी तक भी जो तस्वीर है ना वो साफ नजर नहीं आ रही है। मैं सीमा मलिक जी भी हमारे साथ है, शरद पवार गुट से हैं। सीमा जी, कैसे देखती हैं आप सारे इस प्रकरण को? क्योंकि उसके बाद ब्रजमोहन जी बहुत अच्छे से सबकी बातों को लेकर मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे, लेकिन फिर आप बताइए क्या लगता है आपको? जी, तो जो भी प्रकाश डाल पाएंगे मेरे ख्याल से एनडीए की तरफ से ही डालेंगे, क्योंकि अब उन्होंने मतलब आप ये मान लिया कि अजीत दादा एनडीए पाला का एक बदल पार्ट लिया है। उन्होंने अचानक, तो उसके लिए तो कुछ कल आपके चैनल पे बहुत तेजी से मेरे ख्याल से पवार साहब के फेवर में बोलते थे, अभी तो मोदी जी के फेवर में बोलते हैं। तो इन बातों का कोई औचित्य होता नहीं, चाहे आप जितने भी अच्छे से रखिए बुरे से रखिए। सीधी सी बात यह है कि देखिए, एक मिनट पे बदलने, 1 मिनट पे आप अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि 48 में से 45 सीट जो है महाराष्ट्र में जो है वो इंडिया की आएंगी, आज आप बता रहे कि उनकी 2 सीट भी नहीं आएंगी। तो एक हफ्ते में ऐसा बदलाव कैसे हो गया, मुझे पता नहीं है बात। तो मैं तो केवल तथ्यों पे बात करूंगी। देखिए, जो भी बात करूंगी, देखिए अगर हमारे यहाँ से कुछ एमएलए, देखिए जहाँ तक पार्टी के एक होने का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शरद पवार जी हैं और एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो, मेरे ख्याल से शुरू से ही। तो ये बात सबको पता है। तो और देखिए, कुछ लोगों से एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोई भी बन सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पर मैं ज्यादा वो टिप्पणी करना नहीं चाहती। ये किस तरह से कोई भी कह सकता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कल को ब्रिजमोहन जी भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकती हूँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो इन बातों का कोई औचित्य होता नहीं है। और देखिए, ये चीजें अभी इलेक्शन कमीशन में है, और जहाँ तक वही बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शरद पवार जी हैं, और कुछ लोग, कुछ एमएलए उधर चले गए हैं या वो अब तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूर हमारे यहाँ के नेता हैं, जैसा कि माननीय सुप्रिया ताई ने कहा है, नेता तो है ही हमारे यहाँ के वो लोग, और रहे हैं रिस्पेक्टेबल लीडर्स हमारे यहाँ के रहे हैं, इसमें हमें कोई डाउट है ही नहीं। पर ये है कि अभी अगर वो किन वजहों से गए हैं, ईडी सीबीआई के दबाव में गए हैं, किसमें गए हैं, ये बात तो सभी लोग मतलब सर्वविदित है और सब लोग इस बात को जानते हैं। इस तरह से कि देखिए, अगर आप एक मतलब ये कहना कि हाँ नहीं ये प्रधानमंत्री जी को पता नहीं था, तो मुझे नहीं लगता कि एक मतलब 2 दिन पहले वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया इन लोगों ने, उसके बाद आप उनको बुला के आप मतलब मंत्री पद देते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। ये बात आप सीमा जी मानती है कि उन्होंने घोटाला किया? लोग देख रहे हैं। देखिए, आप ये बात जो सब उठाते हैं, संदीप जी ने भी ये बात उठाई। हमेशा डिफेंड करते रहे और कभी भी हमने नहीं कहा कि वो लोग। डॉक्टर सीमा जी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि संदीप ने भी ये कहा कि ये बड़े घोटाले वाले लोग थे, तो क्या आप ये मानते हैं? प्रधानमंत्री को कुछ पता नहीं था, तो मतलब बड़ी अजीब सी बात है अगर चैनल पे आप बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को ये पता ही नहीं था। नहीं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ डॉक्टर सीमा जी, एक बात कि आप अभी संदीप जी ने भी ये बात कही कि इन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए थे, तो क्या एनसीपी की प्रवक्ता होने के नाते आप ये बात मानती है कि ये घोटालेबाज थे? क्योंकि ये बात सब उठा रहे हैं लगातार कि वो घोटालेबाज थे, तो क्यों लिए? संजय जी, बिल्कुल हमने नहीं कहा। हाँ, हमने नहीं कहा। हमने ये कहा कि मोदी जी कहा करते थे। नहीं, अगर वो कुछ भी कहे, आपका मानना क्या? डिफेंड करती रही, मैं कभी भी नहीं मानती कि उन्होंने। तो बस, तो फिर अगर आप वो आरोप नहीं लगाया, आरोप लगाने वाले बीजेपी हैं, वही 2 दिन के बाद उनको गले लगा लेते हैं। ठीक है, उनकी गलतफहमी दूर हो गई कि शायद ऐसा कुछ था ही नहीं। गलतफहमी दूर हो गई। अब देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहना चैनल पे कि उनको कुछ पता नहीं होता, उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो बोल देते हैं, तो मैं तो नहीं मानती इस बात को। और कोई तो फिर ईडी और उसका डर भी खा रहा, फिर तो वो खत्म हो गया जब आपने ऐसी बात कहना। हाँ, अब ये कहना कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ पता ही नहीं होता, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। नहीं, ये मुझे आप बताइए कि एनसीपी 1 है या एनसीपी 2 है? देखिए, एनसीपी तो 1 है। हमारे यहाँ के कुछ एमएलए हैं जो उन्होंने जाके एनडीए ज्वाइन कर लिया है। हाँ। और आपको पता है ये शिवसेना का भी डिफेक्शन का केस चल ही रहा है ना, उसका भी अभी आना ही है रिजल्ट। तो ये सब चीजें सबको पता है। तो इन चीजों पे ये कहना तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन बातों पर विश्वास करेगा। चलिए, मैं ब्रजमोहन जी देखिए, बहुत सारी चीजें सामने हैं। एक तो ये कि लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई इसलिए चले गए, एनसीपी टूटी इसलिए है कि वहां पर ईडी और जो सीबीआई का डर था। एक तरफ खुद ही ये कहा जाता है कि नहीं, वो भैया तो ये माना जाए कि वो वास्तव में घोटालों में लिप्त थे या ना माना जाए। तो इसे लेकर भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मतभेद आपस में ही है।
लेकिन फिर भी अगर हम देखें एनसीपी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। शरद पवार जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि शरद पवार जी की जो अभी तक की राजनीति रही है वो चाणक्य रहे हैं राजनीति के और आज भी हैं, लेकिन वर्तमान की स्थितियों में ऐसा दिख रहा है कि जो इंडिया है वहां पर शरद पवार जी की स्थिति क्या है। क्या वास्तव में एनसीपी, जो दो एनसीपी की बात हो रही है वो दो हैं या एक है, या जिस तरीके की बातें की जा रही है कि जो अजित दादा वाला गुट है वो वास्तव में वास्तविक एनसीपी वो है। जी संजय जी, देखिए कि हम अपने अपने ढंग से दावा अगर करते हैं हाँ तो मैं सोचता हूँ शायद उस दावे का मामला तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास लंबित है, वहां का फैसला आएगा, उसके बाद तय हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा विश्वास है और जो कागज हमारे पास है वो भी इस बात को कहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय अजित दादा पवार है और निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब है। और इसका फैसला चूंकि वहां इस पे फैसला होना है तो मुझे लगता है उसका हमको इंतजार करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी पार्टी में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के तहत कुछ लोग ऐसे हैं जो सहमत नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो असहमत है। असहमत है जी। तो असहमत आईएनडीआई के साथ है, वो जो सहमत है वो एनडीए के साथ है। और मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि अजित दादा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ एनडीए का हिस्सा है और हम लोग देश में फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए लगातार पूरी कोशिश करेंगे और आज भी हम कोशिश कर रहे हैं। अब जहां तक बात आने वाले आईएनडीआई की इस बैठक से संबंधित है तो मैं उसमें स्पष्ट कर दूं कि ये कोई नई चीज नहीं है। 2019 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में फिर से बनी, उस समय से ही विपक्ष लगातार अपने आप को इकट्ठा करने का काम कर रहा है। लेकिन आप देखिए आज 5 साल होने को आ गए, अभी इस 5 साल में भी ये लोग ये तय नहीं कर पाए कि इनका नेता कौन होगा, इनका प्रोग्राम क्या होगा, किस प्रकार से ये देश अगर 5 साल बाद कभी इनको कोई देश की जनता इनको क्यों वोट दे, इनके पास प्रोग्राम क्या है इस देश के लिए। वहीं एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 9 साल में हम लोगों ने क्या क्या किया और आने वाले 25 साल की वो रूपरेखा देश के सामने रख रहे हैं। क्योंकि देखिए ये 1 अरब 40 करोड़ लोगों का मुल्क है और इसमें हम जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि औसत आयु के जो लोग हैं वो 30 वर्ष के हैं। तो उन लोगों की जो महत्वाकांक्षा की उड़ान है, जो वो देश में काम करना चाहते हैं, अगर उसके लिए एक अच्छा वातावरण नहीं होगा, उसके लिए एक मजबूत नेतृत्व नहीं होगा तो आखिर वो लोग करेंगे क्या। पर ब्रजमोहन जी, जो ये को कहा जा रहा है, शरद पवार जी कह रहे हैं कि एनसीपी अभी भी एक है, कुछ आपसी मतभेद हो सकते हैं लेकिन एक है, लेकिन वो एक एनसीपी फिर कहाँ है? वो एनडीए के साथ है वो एक एनसीपी, या वो जो इंडिया बना है वहां पर वो एक एनसीपी? देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि अपने अपने दावे हैं। हाँ। लेकिन चूंकि सारा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास लंबित है निर्णय के लिए, हाँ। वहां के निर्णय का इंतजार हम लोग करेंगे और मुझे लगता है कि वहां से जो फैसला होगा, हमें ऐसा विश्वास है कि वो फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। तो आपको लगता है पवार साहब, जो बड़े पवार साहब है, शरद पवार साहब, वो आपके साथ आएंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे? देखिए मैं आदरणीय शरद पवार जी ने जो स्टेटमेंट दिया है मैं उसी आधार पर ये कह सकता हूँ कि उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं आईएनडीआईए के साथ रहूंगा। लेकिन बड़ी अजीब स्थिति है, उनको इतने वरिष्ठ राजनेता को लगातार इस बात का सबूत देना पड़ रहा है कि वो आईएनडीआईए के साथ रहेंगे, कि आईएनडीआईए के जो लोग हैं वो उनकी वरिष्ठता का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं और उन्हीं के ऊपर शक कर रहे हैं। अभी ऐसा ही मामला मायावती जी के साथ हुआ है। अभी 2 रोज पहले इस बारे में चर्चा थी कि शायद आदरणीय मायावती जी एनडीए के साथ जा सकती है, लेकिन आईएनडीआई में जा सकती है, लेकिन आईएनडीआई के ही कुछ नेताओं ने इस बात को उठाया कि मायावती जी अगर हमारे साथ आएंगी तो इसकी क्या गारंटी है कि वो बाद में एनडीए का साथ नहीं देंगी। तो आईएनडीआई के जो लोग हैं वो अपने ही साथियों पे शक कर रहे हैं। आप देखिए तीसरा इनका देखिए कितनी भ्रम में राजनीति करना चाह रहे हैं। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ तो राष्ट्रीय स्तर पर आईएनडीआई का हिस्सा है, लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में यहाँ वो अपने दल को सारी सीटों पे चुनाव लड़ाने की वो तो कहा भी जा रहा है, वो सब स्वतंत्र है राज्यों में, सब दिल्ली में एक भी सीट ये तो कहा ही जा रहा है ब्रजमोहन जी कि राज्यों में सब स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी कोई कहीं लड़ सकता है, उसमें तो उनको ही आपत्ति नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आईएनडीआईए लगातार 2019 के बाद से लेके आज तक पूरी तौर से भ्रम का शिकार है। वो ये तय ही नहीं कर पा रहे कि उनकी राजनीति को उनको किस प्रकार से करना चाहिए। पर आपको लगता है कि शरद पवार जी को वो संयोजक बनाएंगे?
देखिए, ये मैं इस मामले में नहीं कह सकता। मैं एनडीए की तरफ से ये कह सकता हूं कि एनडीए के एकमात्र नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और एनडीए के हम सारे लोग मिलकर उनके लिए पूरी शक्ति लगाएंगे, जिससे एक बार फिर देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी चलिए, मैं ने तापस एक पाल जी से प्रधानमंत्री ले के लेता रूप हूं, में क्योंकि मिले। संदीप जी के बहुत सारे सवाल रहे हैं। तापस जी, सभी लोगों को आपने सुना, डॉक्टर सीमा मलिक ने भी बहुत कुछ बताया और संदीप जी ने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आपसे पूछी हैं, तो क्या कहेंगे आप कि ये जो भ्रम की स्थिति है, ये जो कोहरा है, इसे आप कैसे देखते हैं? और जो एनसीपी की बात हो रही है, क्योंकि शरद पवार जी की एक बात तो है कि शरद पवार राजनीति के वो चाणक्य हैं कि कब क्या कर देंगे वो किसी को पता भी नहीं लगेगा। जी देखिए, मैं सबसे पहले विपक्ष के लिए बोल देता हूँ। हाँ। विपक्ष की अभी रिसेंटली, आप डिटेल छोड़ दीजिए कि कौन संयोजक होगा, क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली जो चंद्रयान है उस पे उनकी नॉलेज देख लीजिए। एक भाई साहब कहते हैं, विपक्ष की स्टेटमेंट्स देखिए, कि जो यात्रीगण गए हैं हम उनका स्वागत करते हैं चंद्रयान के साथ। कांग्रेस के नेता का बयान था। टीएमसी के नेता कह रही हैं कि राकेश रोशन जो चांद पे उतरे हैं उनको हम धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन एक पार्ट आपका भी था, उनका और- भी बोलिए। एक पार्ट आपके भी थे, राजभर साहब, उन्होंने भी बोला। तो ज्ञान तो सभी का सामने है। जी चलिए। देखिए, ये विपक्ष में ही थे जिस समय यूपी के इलेक्शन में था। ये अभी रिसेंटली पाला बदले हैं, फिर भी ज्ञान जो है उसमें उसको वो चक्षु खोलने की आवश्यकता है। वो कह रहे थे कि लौट के आएंगे तब हम उनका स्वागत करेंगे। अब कौन लौट के आएगा वो बहुत बड़ा विषय है। तो देखिए, आज विपक्ष की हालत बहुत सोचनीय है ना, फिर बोलना नहीं देश चाहते के लिए प्रधानमंत्री जो में हम नॉलेज लोग। है उनको। हाँ। समझ, एक मिनट। देखिए, देश के लिए जो इनकी नॉलेज है और ये देश को क्या दिशा देंगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इनके नॉलेज से, इनके स्टेटमेंट से आज ये मालूम चल गया कि ये उस स्थिति में है नहीं। पहले तो ये ज्ञानवर्धन करे, दूसरों को शिक्षा देने से पहले अपनी शिक्षा पूरी है कि नहीं उसको ध्यान में रख लें। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं कि शरद पवार और इनकी स्ट्रैटेजी और शरद पवार की भूमिका। देखिए, शरद पवार एक चीज समझ लीजिए, छल का आश्रय छल होता है। आप अगर अनएथिकल होंगे तो आपके साथ कोई एथिकल व्यवहार नहीं किया जाएगा, आपके साथ भी अनएथिकल हुआ होगा। ये आप मान के चलिए। कर्म जो है ना वो हिट बैक करता है। अब शरद पवार सोच रहे पैतरेबाजी करेंगे और उसके बाद उनके साथ कोई पैतरा नहीं किया जाएगा। आप ये बता दीजिए अजित पवार को, आपने क्रिमिनल थे, ये थे, आपने अपने साथ ले लिया। हमने कब अपने साथ लिया है? हमने कभी नहीं अपने साथ लिया है अजित पवार को। अजित पवार खुद हमारे पास आए और कहे कि हमें पार्टी चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, पार्टी जो है चाहिए तो हम ले लेंगे उसको। अरे एक मिनट। चलिए संदीप जी, आपके पास तापस बोलिए। लात खाइएगा वही रहिएगा, लात खाइएगा वही रहिएगा, लतियाएंगे। कुछ आत्मसम्मान है, कुछ आत्मसम्मान है। बेसानी कहते हैं इसको। सबसे बड़ी चीज बेसानी की तरह हमने झूठा कहा बोलो। अजित पवार को लिया। 70,000 का घोटाला हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता कहे हमने कहा लिया अजित पवार को। ऐसे ही जूते मार खाओगे, इज्जत नहीं मिलेगी, सुनना पड़ेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, सुनना सम्मान नहीं पड़ेगा। मिलेगा। देखिए, आज उद्धव ठाकरे और उनके बेटे बचे हैं और शरद पवार और उनकी बेटी बची है, बाकी सब गायब है। अरे तो तो ये कोई दोनों गायब लोग नहीं जो है ना, मराठी कोई में गायब घूम नहीं रहे है थे, आपके कहने से। उनके दो पास चार कोई पार्टियां एमएलए के बची आने नहीं से है। कोई अब गायब सुन नहीं लीजिए है। पहले, सब बहुत मजबूती से हम लोग खड़े हुए हैं पवार साहब के साथ। वो हजारों मजबूती दिख रही कार्यकर्ता है खड़े हुए हैं और वो उनके सारे साथ। लोगों को दिख रही है। और जो ऐसे कुछ जो नहीं। लोग इस देश को गुजराती और पंडित अपने को इस कुछ पार्टी बहुत को बढ़िया, अपने अजित पवार प्रयोग हमारे के साथ लिए नहीं है, और हमारे अपने पास ईगो आए के लिए यूज करते थे, आज उनको ये रास्ता दिख गया है। और सुनिए, ये जो है ये कहीं छुपा नहीं है। अभी सामने आएगा इलेक्शन तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि कितने लोगों को जनता का समर्थन मिला, कितने लोगों को नहीं मिला है। दूसरों पे हंसना छोड़िए और अपने तरफ देखना शुरू चलिए, करिए। मैं एक ना संदीप से एक सवाल ले लेता हूँ। तापस भाई, मैं संदीप से एक सवाल ले रहा हूँ। संदीप जी एक बात क्लियर कीजिए पहले तो, क्या अजित दादा पर आप लोग मानते हैं कि अजित दादा ने घोटाले किए या उन पर इतने बड़े घोटाले के आरोप थे और वहां गए? वो रखे क्यों थे अपने पास? अगर वो घोटाले किए थे तो चलिए आप निकाल नहीं, देते तो थे। फिर ये बात बोली की जाती है। अगर वो व्यक्ति चलिए, चले गए मैं तब ये बात बोली जाती बोला है। भाई, सुन तो लीजिए साहब। प्रधानमंत्री ने। हाँ, सुन लीजिए संदीप जी बोलिए जल्दी से, समय कम है। संजय जी, हाँ। ये सवाल भाजपा से आपने नहीं पूछा, नहीं, सबसे पूछ लिया भाई भाजपा से आपको पूछना चाहिए। देखिए, अब सुन तो भाजपा ने लीजिए। तो उन्हें ले लिया अब अपने साथ। साहब, अब सुन तो लीजिए। भाजपा ने उन्हें अपने बच्चे साथ कौन ले करने लिया, दीजिए। वो भाजपा का भी सुन तो पार्ट लीजिए। हो गए, तो वहां तो वो सवाल ही खत्म मैं- हो गया। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, कैसे सवाल खत्म हो गया? मतलब किसी को आप चोर चोर कह के बदनाम करिएगा,
ईडी सीबीआई से डराइएगा नहीं, और जब उसके बाद आप मैं यही तो कह रहा हूँ, यही क्या बात तो उन आप ही पर कर रहे हैं। क्या आप भी संजय मानते हैं जी, उन पर इस क्यों तरीके वो के कर रहे हो? आरोप हैं? कांग्रेस के सारे जितने भी संजय जी, स्टेट है उनको पत्रकारिता वहां में पे वो सुनना भी ठेका एक ले कला रहे हैं। होती है। हम तो बोल रहे हैं ना, आप बोलिए। अडानी को ठेका, कांग्रेस स्टेट में क्यों सुनिए दे तो रहे हैं सही। आप अडानी हम को ये ठेका? कह रहे हैं कि आप भी तो राजनीति में अडानी किसी को पर सपोर्ट कर झूठे रहे हैं आरोप ना? लगाकर कैसे पानी आप चाहिए कांग्रेस सीबीआई को? भेज दीजिएगा, ईडी ये भेज दीजिएगा अडानी को क्यों दे और रहे उसके हैं? बाद अपने कांग्रेस ने साथ मिला छत्तीसगढ़ में अपने लीजिएगा, सबसे बड़ा ये नहीं ठेका चलेगा लिया है। ना। आपने राजस्थान संजय में जी ठेका बदल लिया चल गए, है। लोग इतने सम्मानित थे वहाँ पर जो हमें बता रहे थे, हमें क्वेश्चन करते। हाँ, सीमा जी आज बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता ऑन रिकॉर्ड नेशनल चैनल पे बैठ के बोलते हैं कि हम अजीत पवार को तो हमने तो बुलाया नहीं है, हमारे तो वो है ही नहीं। हाँ। तो कितना सम्मान इनको मिल रहा है ये दिखाई पड़ रहा है, सम्मान दिखाई पड़ गया हमको। और उनके प्रवक्ता सुन कितने रहे हैं। सम्मानित है वहाँ। अरे वाह, कितनी बात कसम तो भाई। उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो अभी पता चलेगा। अरे अजीत ब्रजमोहन जी, पवार का सभी लोगों को सुन ही रहे हैं आप, क्या कहेंगे आप? ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अपने सम्मान की जब चिंता से करिए। अजित दादा ने एनसीपी बनाई तब से बहुत सारे लोगों को दर्द है कि आखिर अजित पवार कैसे एनसीपी को लेकर चले गए। ये सवाल सबके मन में लगातार चलता रहा है। मैं इस पर 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। हाँ, आदरणीय अजीत दादा पवार लगभग 3.25 साल तक वहां पर वाटर रिसोर्स मंत्री थे महाराष्ट्र। उस समय कुल 3 साल का जो बजट था वो 12,000 करोड़ का था। और मैं आपको और बता दूं कि अभी जो 2022-23 का महाराष्ट्र का रिसोर्स का बजट है वो भी अभी 12,000 करोड़ का ही है। सीमा जी कह रही है, आप 3 बताते साल रहते हैं में ये बात। अरे सर, 3 ये साल जब आप में वही आपको चोर कहते 3 थे, आप साल उन्हीं के में साथ चले गए। हम तो कहते नहीं 3 थे साल कभी, में हमें बताने का क्या फायदा है, हमने तो कभी 3 बोला ही साल नहीं। में सीमा जी आपको तो निश्चित रूप से मालूम है और सर मैं हमने तो आपकी कभी नहीं बोला दादा पवार के बारे में, मैं हमारे आपकी तो बात नहीं सम्मानित कर रहा। लीडर है। पर आप मैं जिनके आपकी साथ बात- गए वो तो कॉन्स्टेंटली बोलते रहे ना। मैं आपकी हजारों बात बार नहीं कर हमने रहा। डिबेट करा उनको बैठ के, सिंचाई घोटाला और ये सब हम हजारों उन लोगों डिबेट के कर सामने चुके इस हैं हम बात को लोग। रख रहा हूँ जो लगातार इस प्रकार के आरोप लगाते रहते, तो उनको जानकारी होनी चाहिए। आपको तो जानकारी है तो उसमें मेरे को कोई एतराज नहीं है उस पर, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कुल उस समय मिलाकर 12,000 करोड़ का बजट था और उस 12,000 करोड़ में लोगों की सैलरीज भी थी और इसके साथ ही साथ विकास का भी काम होना था। जब लोग 70,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं तो जब बजट ही 12,000 करोड़ का था तो 70,000 का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? इसका जवाब तो उन लोगों को देना है प्रधानमंत्री से जिन्होंने पूछिए आरोप सर, लगाया। आरोप उन्होंने लगाया, प्रधानमंत्री जी ने लगाया है और रिकॉर्ड बोला है उन्होंने रैली में। ये मैं उन सारे लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने 70,000 इसका करोड़ का जवाब तो आरोप वही दे लगाया सकते हैं है, उनके सामने मैं आपको। रख रहा हूँ। अब जहां तक बात एनडीए में हम लोगों के जाने की है, ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोगों ने इस बात के लिए अनुरोध किया क्योंकि हम लोगों का ऐसा विश्वास आज भी है, कल भी था कि देश के विकास के लिए हमको एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और वो मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय अब संदीप जी आपकी बात तो खत्म हो गई, हमने अपनी क्योंकि वो तो कह ही रहे हैं इस बात को, हमने उन्हें आवश्यकता हमने है। अपनी बात उनके सामने रखी और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि एनडीए में जब हम लोग गए हैं भाई, जब संदीप जी जब वो हाँ वहाँ पे हमें सम्मान वही मिल रहा है जो बाकी के सारे उनके पुराने साथियों को दे रहा सम्मान मिल रहा है सर, दिखाई पड़ गया। ये सम्मान मिल रहा है, दिखाई पड़ देखिए गया ना संदीप जी, सामने यानी सामने। कि अब तो आप मानेंगे कि अजित दादा इसलिए गए कि उनको वहां पर मजबूत नेतृत्व नहीं दिख रहा था, यानी कि कांग्रेस का जो गठबंधन है वो ये समझाने में नाकामयाब रहा। ये तो मानेंगे आप। संदीप जी सुन लीजिए, अगर बोलना है तो सुन भी लीजिए ना, सवाल तो ले लीजिए। अगर संदीप जी आप बोल रहे थे कि सुनना चाहिए तो आप भी सुनिए ना, थोड़ा तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये विश्वास नहीं दिला पाए वहां पर एनसीपी के लोगों को कि जो हमारा इंडिया गठबंधन है ये वास्तव में मजबूत गठबंधन है और यहाँ पर नेतृत्व को लेकर कोई समस्या नहीं है, तभी तो गए। वो तो इस बात को साफ कह रहे हैं। मैं दे दूं जवाब इस बात का? हाँ सीमा जी आप दे दीजिए। चलिए संदीप जी, सीमा जी कह रही है कि इसका जवाब वो चाहती हैं, जी दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी को नेतृत्व में विश्वास नहीं था और ये बात जानते नहीं कि माननीय शरद पवार जी इस देश के कितने बड़े लीडर हैं। मैं साफ बोलूंगी, लेकिन चेहरा तो नहीं है ना वो भी। देखिए आप ईडी और सीबीआई के रोल को इसमें रूल आउट नहीं कर सकते आप। ये बिल्कुल एक आप सीमा जी ये भी तो मानिए कि शरद पवार जी इंडिया का चेहरा नहीं है, शरद पवार जी इंडिया का एक पार्ट है। देखिए, चेहरा आज देश में जो परिस्थिति है ना उसमें चेहरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुद्दे इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से झूठ बोल के लोग सरकार में आए हैं, जिस तरह से मुद्दे इम्पोर्टेंट है, हाल है, संदीप बोलिए। हाँ। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
और चेहरा भी आ जाएगा जहाँ तक आपके सामने। जहाँ तक चेहरे की बात और है, ये जहाँ बता तक- दीजिए मनमोहन सिंह कौन से चेहरे थे, नरसिम्हा राव कौन से चेहरे थे, लाल बहादुर शास्त्री कौन से संजय बहुत जी, चेहरे ऐसा ज्यादा है कि लर्नेड लोग हैं हमारे यहाँ। वो अड़तीस पार्टी नहीं है जिनके 25 पार्टियों के पास एक संजीव जी, ये तो आपको अपने जो आपके गठबंधन में लोग अरे भाई हैं, ये तो 25 आपको उन्हें पार्टी समझाना का चाहिए। एक MP नहीं है। ऐसी 38 पार्टियां आपने इकट्ठी कर ली, उसमें से भी आधी इधर आ रही है। हाँ, देश में संदीप बोलिए। एनडीए के संदीप। नेता आदरणीय जिस नरेंद्र तरीके मोदी से जी संजय हैं, जी, इस पे आज बात एनडीए हो के रही है किसी सब भी करने की। दल को आज किसी भी वो पार्टी तो की आपको कोई जरूरत बोलना नहीं है। पड़ेगा। और हम लोग 8-10 बार पूरी आप शक्ति के साथ बोलेंगे तो आप एनडीए को इस देश आपको में फिर भगा से लाने देंगे। के लिए आरएसएस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री चलिए संयोजक को लेकर बनाने के लिए देखते हैं कि कौन सी हर तस्वीरें प्रकार सामने का आएगी। संघर्ष करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया में अब जो है वो शरद पवार जी करने वाले क्या हैं, क्या उनसे अब आगे के निष्कर्ष आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में मुंबई को लेकर, एनसीपी को लेकर खासकर हर किसी की नजर है कि आखिर अगला जो शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक होगा वो क्या होगा। क्या वास्तव में एनसीपी एक है या एनसीपी दो होंगी। देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया का अगला कन्वीनर कौन होगा, कौन उसका संयोजक बनेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की ना के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा है वो शरद पवार है। तो देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या शरद पवार वास्तव में संयोजक बनते हैं या नहीं बनते। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय